शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम मल्टीपल थॉट्स हमारे माइंड में चलती हैं। जब हम शेयर को बाय करने का प्लान करते हैं तो हमारे मन में चलता रहता है कि मैंने अगर इस पर्टिकुलर शेयर को बाय कर लिया और मेरे बाय करते ही इसका प्राइस फर्दर डाउन चला गया तो क्या होगा। सिमिलरली जब भी हम सेल करने का प्लान करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरे सेल करते इसका प्राइस फर्दर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा। और ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हमारे माइंड में चलता रहता है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना देता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी हद तक अपने लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील बजाज। मैंने पीएचडी किया है फाइनेंस के अंदर और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज़ जिसका नाम है हाउ टू पिक स्टॉक्स। इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिविडेंड यील्ड, 52 वीक हाई लो और प्रमोटर्स के कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। और आज सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइस अर्निंग रेशो के बारे में। पी रेशो को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को समझना जरूरी है जो कि हैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। आइए समझते हैं इसको छोटे से एग्जांपल की हेल्प से। हमारे पास एचडीएफसी लिमिटेड है, कई सारी सब्सिडरीज अवेलेबल है हमारे पास, और अगर मैं हर सब्सिडरी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में जानना चाहता हूँ, या फिर मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहता हूँ, या फिर मैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टैंड अलोन पे क्लिक करूँगा। लेकिन अगर मैं इन पाँच की पाँच कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस एक सिंगल रिपोर्ट की हेल्प से समझना चाहता हूं तो मैं कंसोलिडेटेड पे क्लिक करूंगा और पांचों कंपनी की परफॉर्मेंस को मैं एक साथ स्टडी कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं पी रेशो के बारे में। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं फिलिप्स कार्बन की बात कर रहा हूँ जिसका मार्केट प्राइस है 108 रुपीज़ 45 पैसा और इसका पी रेशो है 6.6। इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर यह है कि कंपनी अगर 1 रुपी अर्न करती है तो इन्वेस्टर इस फिलिप्स कार्बन में 6 रुपीज़ 60 पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। बेसिकली पी रेशो क्या है, वो इन्वेस्टर के ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा पी रेशो होगा, हम ये मान के चलेंगे कि इन्वेस्टर का उस कंपनी में ट्रस्ट भी क्या है, उतना ही ज़्यादा है। और कंपनी में एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट कंप्लीटली डिपेंड करता है उसकी अर्निंग पे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो फिलिप्स कार्बन का ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो है 16.45। अर्निंग पर शेयर ही डिटरमाइन करती है कि एक इन्वेस्टर कंपनी पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। और अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टर का ट्रस्ट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टर का ट्रस्ट ज़्यादा होगा तो वो उस कंपनी के अंदर बाइंग करेगा। अगर वो बाइंग करेगा तो उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो मार्केट में उसका प्राइस भी क्या होगा, अब चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जब भी हम प्राइस अर्निंग रेशो की बात करते हैं तो दो ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। वन इज मार्केट प्राइस, अनदर वन इज अर्निंग पर शेयर। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट प्राइस है 108.45, ईपीएस है 16.45 और हमारा पी रेशो है 6.6। तो हम क्या कहेंगे कि जो मार्केट प्राइस है और जो पी रेशो है दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब कि अगर मार्केट प्राइस डाउन जाएगा तो पी रेशो भी डाउन जाएगा, और अगर मार्केट प्राइस अप जाएगा पी रेशो भी क्या होगा, हमारा अप चला जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फिलिप्स कार्बन है, उसका प्राइस मार्केट में 150 रुपीज़ हो गया, ईपीएस कितना है 16.45। यू कैन सी द पी रेशो दैट इज 9.11। हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि एक इन्वेस्टर फिलिप्स कार्बन की 1 रुपये की अर्निंग के पीछे 9 रुपीज़ 11 पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। मतलब उसका जो ट्रस्ट का लेवल है वो कंपनी में इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है, देखिए यहाँ पे पी रेशो कितना रह गया, 3 रुपीज़ 3 पैसा। मतलब अब वो 1 रुपी अर्निंग के पीछे एक इन्वेस्टर 3 रुपीज़ 3 पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। यहाँ पे उसका ट्रस्ट लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, गिवन द फैक्ट दैट कि ईपीएस हमारी अभी भी हमने कांस्टेंट रखी हुई है। तो यहाँ पर जो पी रेशो है ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है हमारे मार्केट प्राइस के ऊपर, और जो मार्केट प्राइस है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड के ऊपर। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आप पहले पी रेशो को देखिए, और पी रेशो को देखने के बाद आप उस कंपनी की पी रेशो को इंडस्ट्री की पी रेशो से क्या करें, कंपेयर करें। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिलिप्स कार्बन का जो पी रेशो है वो 6.6 है, और जो इंडस्ट्री है उसका पी रेशो कितना है, 7.04। इंडस्ट्री से हमारा मतलब क्या है कि फिलिप्स कार्बन अकेली कंपनी नहीं है जो कार्बन ब्लैक नाम का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, और भी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं, और उन ग्रुप ऑफ कंपनीज को हम इंडस्ट्री के नाम से बुलाते हैं। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो उसका जो एवरेज पी आ रहा है वो 7.04 आ रहा है, और जो फिलिप्स कार्बन है उसका 6.6 आ रहा है। अगर फिलिप्स कार्बन का पी रेशो इंडस्ट्री से ज़्यादा होता तो कंपनी को काफ़ी अच्छा माना जाता। ओके, सिमिलरली अगर काफ़ी कम होता तो हम कह सकते थे कि मे बी इन्वेस्टर का ट्रस्ट इस पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने पी को लेकर आ सकती हैं। इसके अलावा आप सिर्फ इंडस्ट्री से कंपेयर ना कीजिए, आप इंडिविजुअल कंपनी की पी रेशो से भी आप अपनी कंपनी के शेयर की पी रेशो को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिलिप्स कार्बन को गोवा कार्बन की पी रेशो से कंपेयर कर सकता हूं, मैं फिलिप्स कार्बन को रेन इंडस्ट्रीज की पी रेशो से भी कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि ये दो कंपनीज के डायरेक्ट कंपेटिटर हैं। पी रेशो का हाई होना और लो होना, इसकी कई तरह की इंटरप्रिटेशन है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि अगर पी रेशो हाई हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और अगर लो हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई पी रेशो की। अगर किसी कंपनी की पी रेशो हाई है तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो अर्निंग के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर हम अर्निंग से कंपेयर करें तो मार्केट प्राइस उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है कि अर्निंग तो कम लेकिन फिर भी लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड किस रीज़न से बढ़ सकती है? वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, ग्रोथ स्टॉक। लोगों को ट्रस्ट है उस कंपनी के ऊपर, लोगों को लगता है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है, लोगों को उसकी फ्यूचर अर्निंग से हायर एक्सपेक्टेशन है, उनको लगता है फ्यूचर के अंदर ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाली है, क्यों ना हम आज ही पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दें, फ्यूचर में इसकी अर्निंग बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, मे बी इसका मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, और वो टाइम रहते उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, वो ओवर प्राइस भी हो सकता है। कई बार हमें शेयर के अंदर आर्टिफिशियल डिमांड देखने को मिलती है। कई बार कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन वहाँ पर स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इन्वेस्टर्स जानबूझ के ज़्यादा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जिससे उसका मार्केट प्राइस एकदम बूस्ट कर जाता है। तो यहाँ पर अगर वो शेयर ओवर प्राइस होगा तो वहाँ पर भी उसकी पी रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी, विच इज़ वेरी डेंजरस, जो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर पी रेशो ज़्यादा है तो आप उसकी अर्निंग को भी ध्यान में रखें। अर्निंग भी ज़्यादा हो और पी रेशो ज़्यादा हो तो बात बनती है, लेकिन अर्निंग कम है लेकिन फिर भी उसका मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो ये काफ़ी रिस्की सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। लेकिन अगर उसका पी रेशो हाई होगा तो आपको ध्यान रखना है उस कंपनी के शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टर का उस कंपनी पे ट्रस्ट ज़्यादा है, तभी वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंपनी पर एक प्रेशर रहता है कि अगर इन्वेस्टर हमारे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, वो हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और अगर हमने वाकई ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इन्वेस्टर डिसअपॉइंट हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टर डिसअपॉइंटेड हुआ तो वो क्या करेगा, मार्केट में उस शेयर को सेल करेगा, जिससे सप्लाई प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एकदम कंपनी का शेयर क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो फ्लक्चुएशन क्यों हाई रहती हैं? कि अगर कंपनी इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म ना करे तो हाई पी रेशो की ये कुछ इंटरप्रिटेशन हमारे सामने हैं। अब हम बात करते हैं लो पी रेशो के बारे में। लो से मेरा मतलब क्या है कि जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पी रेशो इंडस्ट्री के पी रेशो से या तो काफ़ी कम हो, या फिर अगर आप इंडिविजुअल कंपनी से कंपेयर करो तो उसका पी रेशो काफ़ी कम निकल कर आ रहा हो। तो ऐसा कब कब हो सकता है? जब उसकी अर्निंग क्या हो, हमारे पास अच्छी हों, लेकिन फिर भी लोग उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो क्या क्या हो सकता है? वो वैल्यू स्टॉक हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ है? कंपनी की अर्निंग अच्छी लेकिन लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, मे बी इन्वेस्टर्स उसको इग्नोर कर रहे हों, इन्वेस्टर्स की नज़रों में वो शेयर ना आया हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक अच्छा शेयर जो अभी तक किसी की नज़र में नहीं आया, उसका रेट कम है, तो इन्वेस्ट कीजिए उसके अंदर पैसा अपना। आज आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जब वो किसी की नज़र में आएगा उसका रेट बढ़ेगा, आपने कम दाम पे खरीदा होगा, आपको उसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, नज़रों में तो आया हुआ है लेकिन लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को उसके फ्यूचर को लेके थोड़े से डाउट्स हैं। लोगों को लगता है ये कंपनी अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करने वाली, इसलिए वो उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इसी रीज़न से उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड नहीं है, इसलिए उसका मार्केट प्राइस कम है, और अगर मार्केट प्राइस कम होगा तो पी रेशो तो ऑटोमेटिकली कम होगी क्योंकि दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, अंडर प्राइस स्टॉक। लोग उसको गलत इवेल्युएट कर रहे हैं, लोगों को प्रॉपर तरीके से उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है उस शेयर को। तो आप समझिए उस शेयर को, आप उसके लो और हाई देखिए, आप उसके प्रोमोटर्स के कंट्रीब्यूशन को देखिए, आप ये देखिए वो प्लेज तो नहीं है, आप ये देखिए कंपनी के कितना लोन है ले रखा है और क्या कंपनी उस लोन का इंटरेस्ट पे कर पा रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखें और आप देखिए कि वो अंडर प्राइस तो नहीं है कहीं, और अगर अंडर प्राइस है तो लीजिए उसको। और अगर आपके पास लो पी रेशो है तो यहाँ फ्लक्चुएशन भी आपको कम देखने को मिलेगी, मतलब रिस्कीनेस भी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी।
ये कुछ इंटरप्रिटेशन है पी रेशो को लेके। लेकिन पी रेशो की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, वो दो फैक्टर्स कंसीडर करता है, वन इज मार्केट प्राइस, अनदर वन इज अर्निंग पर शेयर। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो पी रेशो स्टडी नहीं करता, वो है हमारे पास उसका लोन, उसके डेट्स। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिलिप्स कार्बन का जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.32 इन द मार्च 2020। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स हैं उनको परचेज करने के लिए 68% तो उनका खुद का पैसा लगा हुआ है और बाकी का 32% जो है वो उन्होंने लोन के तौर पे लिया हुआ है। जो डेट टू इक्विटी रेशो होता है वो 0.40 तक ठीक माना जाता है। अगर 40% तक का लोन ले रखा है तो ठीक है। कई बार क्या होता है, कंपनीज ने 60% या 70% तक का लोन ले रखा होता है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशो में भी 0.60 मिले या 0.70 मिले, तो वो भी घबराने वाली बात नहीं है, गिवन द फैक्ट दैट वो कंपनी अच्छी हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर मुकेश अंबानी की कंपनी है, अगर उनका डेट टू इक्विटी रेशो 0.70 है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशो 0.70 हो तो सोचने वाली बात है, रिस्कीनेस हो सकती है। डेट टू इक्विटी रेशो को देखिए, यहाँ पे 0.32 है, काफ़ी अच्छी आ रही है, बहुत बुरी नहीं है। 0.40 से काफ़ी कम है, काफ़ी सेफ माना जाएगा। लेकिन आपको साथ में ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी जो लोन लेके बैठी है वो फ्री में तो लिया नहीं है, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। क्या कंपनी उस लोन का इंटरेस्ट दे भी पा रही है या नहीं, क्या कंपनी इतना पैसा कमा पा रही है कि वो उसका इंटरेस्ट भी दे पाए। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आप यहाँ पे देख रहे हैं 8.73% यहाँ पर आ रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर कंपनी 100 रुपीज़ अर्न करती है तो उस 100 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ 73 पैसा तो इंटरेस्ट के तौर पे चला जाता है, बाकी का 91 रुपीज़ 27 पैसा बचता है शेयर होल्डर्स के लिए। उसमें फिर टैक्स लगता है और टैक्स लगने के बाद जो बचता है पैसा वो किसका होता है, शेयर होल्डर्स का। अब कंपनी के पास अगर फ्यूचर में कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो वो उसको री इन्वेस्ट कर देगी पैसे को, और अगर अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा तो मे बी वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दे। तो आपको डेट टू इक्विटी तो देखना ही देखना है, साथ में आपको ये भी देखना है कि वो कंपनी जो लोन लेके बैठी है क्या वो उसका इंटरेस्ट पे ऑफ करने के काबिल है भी या नहीं, और इंटरेस्ट पे करने के बावजूद क्या वो शेयर होल्डर के लिए कुछ पैसा बचा पा रही है या नहीं बचा पा रही। इन फैक्टर्स को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के टाइम में। तो जब भी आप अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें तो पी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो को ध्यान से स्टडी करें तो ही अपना पैसा मार्केट में लेकर जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।